गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। आज जो हम बातचीत करने वाले हैं बीआरबीएल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर हमारी लगातार चर्चा चल रही है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर ही आज हम चर्चा करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर हमारी जो अभी देखिए, ये पूरा का पूरा अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर सारे टॉपिक पर मैं लगभग चर्चा कर रहा हूं। कोई भी टॉपिक आपसे छोड़ा नहीं जा रहा है, इसलिए पूरा टॉपिक, ये सारे वीडियोस आप एक बार में देख लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ है यहाँ पर कवर किया जा रहा है। इसके पहले हम लोगों ने जो अभी तक बातचीत की है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेक्शन 3, सेक्शन 6, सेक्शन 8 पर हमारी चर्चा हो चुकी है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन हो, या स्टेट हो, या नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन, इन सब पर हमारी बातचीत हो चुकी है। आज हम बातचीत करेंगे इसी नए वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सेक्शन 74 के अंतर्गत कंज्यूमर मीडिएशन सेल की। कंज्यूमर मीडिएशन सेल क्या है, ये क्या काम करता है, इस पर हमारी चर्चा होगी। और कंज्यूमर के राइट्स हैं जो आपको दिए गए हैं इस अधिनियम के सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंतर्गत। 6 प्रकार के अधिकार है जिन पर बात पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो बात छूट गई, तो वो आज इस वाले टॉपिक के साथ हम कवर कर ले रहे हैं। तो इन दोनों मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी। कंज्यूमर मीडिएशन सेल पुराने वाले अधिनियम में नहीं था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसके पहले आ चुका है 1986 में, उसमें ये कंज्यूमर मीडिएशन सेल जैसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस नए वाले अधिनियम में कंज्यूमर मीडिएशन सेल है। अब कंज्यूमर मीडिएशन सेल होता क्या है, कौन इसको एस्टैब्लिश करेगा, एक एक करके इनकी बातचीत समझते चलते हैं। देखिए, पहले मैं आपको पूरी बात समझा देता हूं, फिर हम बात कर रहे हैं आगे पीपीटी पर। क्लियर है? देखिए, कंज्यूमर मीडिएशन सेल जो होता है वो सेक्शन 74 के अंतर्गत एस्टैब्लिश किया जाता है। सेक्शन 74 ऑफ सीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नए वाले में है, इसलिए 2019 का ये अधिनियम है। इसके अंतर्गत ये जो है एस्टैब्लिश होता है। कौन एस्टैब्लिश करेगा, इसका क्या काम है? कंज्यूमर मीडिएशन सेल एस्टैब्लिश किए जाते हैं तीनों ही स्तर पर, नेशनल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब एक एक करके बात को बहुत इत्मीनान से समझते चलिएगा। देखिए, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इन दोनों पर एस्टैब्लिश करती है राज्य सरकारें। राज्य सरकारें अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट करके राज्य के स्तर पर कंज्यूमर मीडिएशन सेल और जिले के स्तर पर कंज्यूमर मीडिएशन सेल को एस्टैब्लिश करेंगे। अब राज्य के स्तर पर इसको एस्टैब्लिश करके ये जो आपका स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन उसके साथ अटैच कर देती हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एस्टैब्लिश करके डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन के साथ अटैच कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही केंद्र सरकार नेशनल लेवल पर कंज्यूमर मीडिएशन सेल को एस्टैब्लिश करता है और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन के साथ इसको अटैच कर दिया जाता है। इसका मतलब कुल मिला के अगर हम ये कहें तो जितने भी कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन होते हैं उनके साथ एक एक मीडिएशन सेल अटैच किया जाता है। नेशनल लेवल पर नेशनल आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करके नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन के साथ एक मीडिएशन सेल अटैच करेगी। राज्य सरकारें राज्य के स्तर पर और जिलों के स्तर पर ऐसे मीडिएशन सेल को एस्टैब्लिश करके उनके साथ अटैच कर दिया जाता है। तो कौन इसको बनाएगा और किसके साथ ये अटैच किया जाता है, ये बात समझ में आ गई। इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर इनका काम देखते हैं क्या है। क्लियर? देखिए यहां पर सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश बाय नोटिफिकेशन अ कंज्यूमर मीडिएशन सेल टू बी अटैच्ड टू ईच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड द स्टेट कमीशन। इसी स्टेट कमीशन का सही नाम क्या है? स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन का सही नाम है डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन, जिसको हम बोलचाल की भाषा में स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन कहते हैं, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहते हैं। स्टेट कमीशन की स्थापना की जाती है सेक्शन 42 के अंतर्गत। डिस्ट्रिक्ट कमीशन को एस्टैब्लिश किया जाता है सेक्शन 28 के अंतर्गत, इसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? एस्टैब्लिश करेगा, है ना, कंज्यूमर मीडिएशन सेल, उसे अटैच कर देता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के साथ और स्टेट कमीशन के साथ, जैसे पीछे कहा गया। ऐसे ही केंद्र सरकार एस्टैब्लिश करती है कंज्यूमर मीडिएशन सेल और उसे अटैच कर देती है कंज्यूमर जो आपका नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन, जिसको सेक्शन 53 के अंतर्गत एस्टैब्लिश किया जाता है, उसके साथ अटैच कर देगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश बाय नोटिफिकेशन अ कंज्यूमर मीडिएशन सेल to be attached to the national consumer and each of the regional benches। तो जितने भी कंज्यूमर मीडिएशन सेल एस्टैब्लिश किए जाते हैं वो सब अपने अपने कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन और उसकी रीजनल बेंचेस के साथ अटैच कर दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट पे है तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन के साथ अटैच होगा, राज्य सरकार स्थापित करेगी। राज्य पे है तो राज्य आपका जो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन उसके साथ अटैच होगा, राज्य सरकार स्थापित करके अटैच करवाएगी। नेशनल लेवल पर केंद्र सरकार कंज्यूमर मीडिएशन सेल एस्टैब्लिश करती है और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन और उसके जो
बेंचेस उनके साथ अटैच करता है। अ कंज्यूमर मीडिएशन सेल शैल कंसिस्ट ऑफ सच पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब, और ये कंज्यूमर मीडिएशन सेल में कितने मेंबर्स होंगे ये डिपेंड करता है कि जिसने इसको एस्टैब्लिश किया है वो कितने मेंबर प्रिस्क्राइब कर रहा है। यानी नेशनल लेवल के जो कंज्यूमर, आपका जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन कमीशन के साथ जो मीडिएशन सेल अटैच किया गया उसके लिए राज्य सरकार तय करेगी। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन कमीशन के साथ में मीडिएशन सेल अटैच किया गया उसके लिए राज्य सरकार ये तय करती है। ठीक हो गई जी बात। अब कंज्यूमर मीडिएशन सेल करता क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। तो हर एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन कमीशन के साथ कंज्यूमर मीडिएशन सेल एस्टैब्लिश किया जाएगा। कंज्यूमर मीडिएशन सेल असल में होता क्या है कि जब हम इन कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन कमीशन के पास अपनी शिकायतों को लेकर जाते हैं तो ये जो कमीशंस हैं वो पहले आपकी शिकायतों को मीडिएशन सेल के पास भेज देती हैं। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर मीडिएशन सेल के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन डिस्प्यूट इतने सारे नाम आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास 50 लाख तक के मामले में आप ले जा सकते हैं। पहले ये लिमिट 1 करोड़ थी, लिमिट में परिवर्तन आया है, पिछली मुलाकात में भी आपको बताया गया था 2021 में परिवर्तन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो पहले 1 करोड़ तक के मामले सुनता था, गुड्स और सर्विसेज जिनकी वैल्यू 1 करोड़ तक की उनके मामले सुनता था, अब इसको कम करके 50 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन कमीशन के पास जाते हैं और उसके साथ राज्य सरकार ने एक मीडिएशन सेल अटैच कर रखा है। तो जब आप इनके पास शिकायत दर्ज करेंगे तो आपको पहले तो ये मीडिएशन सेल के पास भेजते हैं ताकि मीडिएटर के माध्यम से आपसी बातचीत से कंप्रोमाइज करा के इस मामले को सुलझाया जा सके। मीडिएटर यही करता है। कंज्यूमर मीडिएशन सेल के साथ एक मीडिएटर होता है, उसके साथ इम्पैनल्ड मीडिएटर होते हैं। मीडिएटर क्या करता है, आप दोनों पार्टीज को बुलाएगा, वो अपने तरीके अपना सकता है मीडिएशन सेल के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए उसने एक पक्ष को बुलाया कि भैया क्या आपकी शिकायत है, अच्छा आपने ये शिकायत की है, ठीक है, अगर इस कंपनसेशन आपको इतना कंपनसेशन दिला दिया जाए तो क्या आप संतुष्ट हैं या आप क्या चाहते हैं, और आपसे ये पूछा जाएगा। फिर दूसरी पार्टी को बुलाया जाएगा कि यार देखो हमने उससे बात की, वो कह रहा है कि देखो हमारा मामला तो 10,000 रुपए का है, 10,000 की वस्तु ली थी, इसमें ये समस्या आ गई, लेकिन अगर ये वस्तु हमें नहीं दे दे और हमें ये जो खर्चा हुआ है यहाँ तक आने जाने में इन सबका अगर वो खर्चा दे दे तो मैं मुकदमा अपना वापस ले लूंगा, मैं संतुष्ट हूँ इस बात से, क्या आप इस बात को कर दोगे? तो ये संतुष्ट हो जाएगा, क्या आप इस बात से सहमत हो? दोनों पार्टी सहमत हो गई, मीडिएशन सेल ने डिसीजन दिलवा दिया, क्लियर हो गया, उसको कंप्रोमाइज करा दिया। तो मीडिएशन सेल का बेसिकली ये काम हो पाता, नहीं हो पाता तो फिर कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन कमीशन इसको देखता है। तो मीडिएशन सेल का मामला कुल मिला के ये है स्थापित करने का, ताकि ये कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन कमीशन पर या उस फोरम पर जाने के पहले वहां लंबा खींचेगा, वहां पर और भी बहुत सारे मामले मीडिएटर के माध्यम से, मीडिएशन के माध्यम से इसको सॉल्व किया जा सके। ये काम करता है कंज्यूमर मीडिएशन सेल, और हर एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन कमीशन के साथ कंज्यूमर मीडिएशन सेल को एस्टैब्लिश किया जाता है। अब कंज्यूमर मीडिएशन सेल की कुछ जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं जिसने उसको एस्टैब्लिश कराया है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट इसको एस्टैब्लिश करवाती है, मतलब, और किसके साथ अटैच करेगी? कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन कमीशन के साथ। जैसे स्टेट लेवल पर स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन कमीशन के साथ एक मीडिएशन सेल अटैच है, तो जिसके साथ ये अटैच किया गया है उसको अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट भेजेगा। ये इनका एक ऑब्लिगेशन होता है मीडिएशन सेल का। इसके अलावा कुछ रिकॉर्ड्स को भी इनको भेजना होता है, जैसे कितने मामले मीडिएशन सेल के पास आए हैं, उनमें से कितने पेंडिंग केसेस हैं, कितने का डिसीजन दे दिया गया है, कितने इम्पैनल्ड मीडिएटर हैं, ये सब कुछ जो है वो लिस्ट देता है जिनके साथ इसको अटैच किया गया है। अमूमन ये होता है कि जो भी केस मीडिएशन सेल के पास जाते हैं उसमें जिसने इसको अटैच किया था, जैसे स्टेट गवर्नमेंट स्टेट कंज्यूमर मीडिएशन उसके साथ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन कमीशन के साथ अटैच किया गया है, तो वो एक मीडिएटर का नाम देगा कि भैया इस केस में आप मीडिएटर के रूप में काम करोगे, और वो मीडिएशन कराने का काम करता है। तो ये उनको सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है मीडिएशन सेल को जिसके साथ ये अटैच किए गए हैं उसे। एक तो क्वार्टरली रिपोर्ट अपनी सौंपेंगे, इसके अलावा ये बताएंगे कौन कितने केसेस हैं, कितने केसेस पेंडिंग है, किस पर डिसीजन आ चुका है, इम्पैनल्ड मीडिएटर्स कितने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जिसके साथ ये अटैच किया गया है उसको देना होता है, और साथ ही साथ क्वार्टरली रिपोर्ट भी देते हैं। देखिए क्या है कंज्यूमर मीडिएशन सेल और क्या करते हैं, सेक्शन 74 का सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है, एवरी कंज्यूमर मीडिएशन सेल शैल मेंटेन अ लिस्ट ऑफ इम्पैनल्ड मीडिएटर्स, कितने मीडिएटर्स आपके साथ इम्पैनल्ड हैं, कितने केसेस अभी ये सेल हैंडल कर रहा है, प्रोसीडिंग्स कितनी चल रही हैं, और कोई भी और इंफॉर्मेशन जो भी मांगा गया है इस रेगुलेशन के अंतर्गत वो आपको देना होगा। सेक्शन 74 सबसेक्शन 5 कहता है एवरी कंज्यूमर मीडिएशन सेल शैल सबमिट क्वार्टरली रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन टू विच इट इज अटैच्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। तो जिनके साथ इनको अटैच किया गया उनको ये अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी भेजते हैं, जैसा कि आपको पीछे बताया गया। तो ये है भैया कंज्यूमर मीडिएशन सेल का मामला, और कंज्यूमर मीडिएशन सेल के साथ जैसे ही केस उनके पास जाता है जिसके साथ उसको अटैच किया गया है
नेशनल के साथ है, उसकी रीजनल बेंचेस के साथ है, या स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन के साथ अटैच हुआ है, या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन के साथ अटैच हुआ है, जिसके साथ अटैच किया गया वो एक मीडिएटर का नाम वहां पर देगा, जो मीडिएशन का काम वहां पर करेंगे। कंज्यूमर मीडिएशन सेल आपको नए वाले ही अधिनियम में मिलेगा, 1986 के पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये नहीं है। तो ये था कंज्यूमर मीडिएशन सेल की पूरी बात, जो सेक्शन 74 में आपसे चर्चा की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, जो पहले हमारी चर्चा होनी चाहिए थी लेकिन वो पहले नहीं हो पाई, तो आज हम इसको कवर कर रहे हैं, वो है कंज्यूमर्स के राइट। देखिए सेक्शन 2 जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, वो डेफिनेशन का सेक्शन है। इसी सेक्शन 2 के सबसेक्शन 9 में कंज्यूमर को कुल 6 प्रकार के अधिकार दिए गए। चूंकि ये अधिनियम के माध्यम से आपको अधिकार दिए गए हैं, इसलिए इन अधिकारों को कोई आपसे छीन नहीं सकता है, ये अधिनियम ही आपको ये अधिकार प्रोवाइड करते हैं। ये कुल 6 प्रकार के अधिकार हैं। कोशिश ये करिएगा कि इन राइट्स को इसी सीक्वेंस में याद करिएगा जिस सीक्वेंस में अधिनियम में लिखे गए। सबसे पहला जो आपका अधिकार है वो है द राइट टू बी प्रोटेक्टेड। क्लियर है, ये सबसे पहला अधिकार है, राइट टू बी प्रोटेक्टेड। आपका ये अधिकार है कि आप किसी भी ऐसी वस्तु के मार्केटिंग से आपका बचाव किया जाए, ऐसी वस्तु जो आपके लिए हजार्डस है, जो आपकी लाइफ के लिए, जो आपकी प्रॉपर्टी के लिए हजार्डस हो सकती है, जो नुकसानदायक हो सकती है, उसकी मार्केटिंग से उसकी मार्केटिंग को रोका जाए। आपको यह अधिकार है कि उसकी मार्केटिंग के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिले, जो आपकी लाइफ के लिए हजार्डस हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है। तो पहला अधिकार है राइट टू बी प्रोटेक्टेड। दूसरा है द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। आपका यह अधिकार है कि जो वस्तु आप खरीद रहे हैं, जो वस्तु मार्केट में बिक रही है, जिसको आप परचेज करने जा रहे हैं, उस वस्तु के बारे में पूरी आपको इंफॉर्मेशन दी जाए। अभी इंफॉर्मेशन क्वांटिटी के बारे में हो सकती है, क्वालिटी के बारे में हो सकती है, क्लियर है, कितनी इसकी लाइफ होगी इसके बारे में हो सकता है, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं इसके बारे में हो सकता है, प्राइस के बारे में हो सकता है, इसकी गारंटी वारंटी के बारे में जानकारी हो सकती है। तो ये सारी जानकारी आपको मिले, ये आपका अधिकार है। इंफॉर्मेशन इन सारे विषयों पर लेने का अधिकार आपका है। उस वस्तु की पोटेंसी कितनी, ये जानने का अधिकार आपका। पोटेंसी ड्रग्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप दवाइयां वगैरह खरीदते हैं तो पोटेंसी के आधार पर बेची जाती है, तो कितनी इस दवा की पोटेंसी है, क्या इंग्रेडिएंट है, ये सब जानने का अधिकार आपका है। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये आपका दूसरा अधिकार है। द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड क्या कहता है, आपको इंफॉर्मेशन का अधिकार है किसके बारे में, क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, उस गुड्स की प्राइस, प्रोडक्ट और सर्विसेज, एज द केस में भी, जो भी केस हो, सर्विस हो या गुड्स हो, उनकी प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, इन सब के बारे में। सो एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ताकि आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाया जा सके। क्लियर है इतनी बात, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जा सके। तीसरा अधिकार है द राइट टू बी अश्योर्ड वेन एवर पॉसिबल एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विस एट कॉम्पिटेटिव प्राइस। आपका ये अधिकार है कि आपको ये अश्योर किया जाए कि जो वस्तु बेची जा रही है वो सही प्राइस पर बेची जा रही है, कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बेची जा रही है, और आपको अधिकार है कि एक्सेस आपको मिले। आप जो वस्तु खरीदना चाहते हो वो वस्तु खरीदने का आपको अधिकार मिला है, आपको एक्सेस है। कॉम्पिटिटिव प्राइस पर खरीदने का आपको एक्सेस है। ये आपका अधिकार है कि आप उस वस्तु को, वैरायटी ऑफ गुड्स को आप खरीदने का अधिकार आप रखें, कॉम्पिटिटिव प्राइस पर आप खरीदने का अधिकार रखें। नेक्स्ट जो आपका अधिकार है द राइट टू बी हियर्ड। राइट टू बी हियर्ड का मतलब आपको सुनवाई का अधिकार है। सुनवाई के अधिकार का मतलब यह है कि अगर कोई समस्या आपको हो रही, अगर आपके हितों की रक्षा नहीं हो पा रही, तो आपका अधिकार है कि एप्रोप्रिएट फोरम पर आपको सुना जाए, सही जगह पर आपकी शिकायत करने का अधिकार आपके पास है। क्लियर है, आप कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन जा सकते हैं, वहां पर आपकी सुनवाई होगी। तो सही फोरम पर आपको सुना जाए, आपके जो इंटरेस्ट है उसको कंसिडरेशन में रखा जाए, आपकी हितों की रक्षा की जाए, इसलिए आपको सुनवाई का अधिकार होता है। द राइट टू बी सीक रेड्रेशन, अब आपकी कोई शिकायत है तो उसके अगेंस्ट आपको वहां से लीगल रेमेडी प्राप्त करने का भी अधिकार है। कि अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है, कोई अनफेयर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आप जाके एक एप्रोप्रिएट फोरम पर उसको रख सकते कि साहब ये एप्रोप्रिएट नहीं है, ये गलत तरीके से व्यापार किया जा रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं। तो आपको सुनवाई का तो अधिकार है, साथ ही साथ आपको लीगल रेमेडी लेने का भी अधिकार है उस फोरम से। आपका आखिरी अधिकार है द राइट टू बी कंज्यूमर अवेयरनेस। आपको कंज्यूमर अवेयरनेस का भी अधिकार है। आपका ये अधिकार है कि कंज्यूमर अवेयरनेस हो, आपको सारी चीजों के विषय में बताया जाए, चीजों का प्रचार प्रसार हो, पेपर में निकाला जाए, आपको बताया जाए ये वस्तु मार्केट में इस तरीके से बिक रही है, इस वस्तु को खरीदने से नुकसान हो सकता है। ये सारी चीजें आपको जानने का अधिकार है, आपको अवेयरनेस का पूरा पूरा अधिकार है। ये 6 प्रकार के अधिकार हैं जो आपको नए वाले कंज्यूमर एक्ट में सेक्शन 2 के सबसेक्शन 9 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो अगर आपने पिछली दोनों क्लासेस पढ़ी होंगी, पहली वाली क्लास में हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की चर्चा की थी, है ना, नेशनल लेवल पर सेक्शन 3, उसके बाद स्टेट लेवल पर सेक्शन 6 और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेक्शन 8। वो एडवाइजरी काउंसिल्स होती हैं, वहां आप शिकायत नहीं दर्ज कर सकते हैं। पिछली मुलाकात में उसके बाद वाली जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन की चर्चा की, जो सेक्शन 28 से शुरू होता है और सेक्शन 41 तक जाता है।
फिर हम लोगों ने कल की जो मुलाकात थी उसमें स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट ट्रेडिशनल कमीशन और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट ट्रेडिशनल कमीशन की बात की, और हमने ये भी चर्चा की कैसे अपील किया जाएगा, कितने दिनों में अपील कर सकते हैं, ये सब चर्चा हमने की। आज जो हम बातचीत कर रहे हैं वो कंज्यूमर मीडिएशन सेल, जो हर एक कंज्यूमर डिस्प्यूट ट्रेडिशनल कमीशन के साथ अटैच होगा, उस पर चर्चा हुई सेक्शन 74 के अंतर्गत। और एक बात छूट गई थी, कंज्यूमर राइट्स, जो 6 प्रकार के अधिकार आपके हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अंतर्गत जिनको डिफाइन किया गया है, उस पर हमने चर्चा कर ली। आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। नेक्स्ट मुलाकात में मैं आपसे एक नए मुद्दे पर बातचीत करूंगा। अभी आपके पूरे मॉड्यूल डी पर चर्चा होना बाकी है। मैं पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूं। आपके पूरे सिलेबस में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सब पर मेरी आपसे विधिवत बातचीत हो रही है। आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए। देखिए जेआईबी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। जेआईबी का रजिस्ट्रेशन जो है 21 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। उसके एक हफ्ते 10 दिन बाद आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। मुझे जहां तक याद आ रहा है 2 सितंबर से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। तो अब आपके पास ज्यादा समय है नहीं। आपको 5 पेपर सीआईबी में देने होते हैं, एक एक्स्ट्रा आपको इलेक्टिव पेपर देना होता है, 4 कंपलसरी, एक इलेक्टिव पेपर। और मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो आपके पास जुलाई का लगभग एक हिस्सा समाप्त हो चुका है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपके पास ये पूरा समय, नवंबर भी लगभग पूरा है क्योंकि 30 नवंबर से आपका पेपर शुरू है। लेकिन ये 4 महीने आपके पास जो है उनमें आपको 5 पेपर तैयार करने हैं। तो अपनी तैयारी शुरू कर दें। आप महापैक में आ सकते हैं, महापैक में जुड़ जाएं। ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में काम करता है। महापैक में आपको जितने भी कंपलसरी पेपर होते हैं उसके सारे रनिंग बैचेस मिलेंगे। जितने पेड अपकमिंग बैचेस होते हैं उनका एक्सेस आपको मिलता है, लाइव क्लासेस का एक्सेस, रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस, डाउट सपोर्ट, ई आपको जो है क्या नाम है मॉक टेस्ट और एडिशनल मॉक टेस्ट महापैक्स में मिलते हैं। वैलिडिटी इसकी ज्यादा होती है। साथ ही साथ आपको इसमें इलेक्टिव पेपर्स की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। आपको इलेक्टिव पेपर्स अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। 4 इलेक्टिव पेपर हम उपलब्ध कराते हैं आपको। उन चारों में से जो भी आपकी क्लास होगी, जो भी आप चारों आपके लिए उपलब्ध रहेंगे, आप किसी भी इलेक्टिव पेपर को देख सकते हैं वहां से। 3 वैलिडिटी में मिल रहा है, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ महापैक। इसके अलावा इंडिविजुअल बैच की बात करें तो सीआईबी फाउंडेशन 2.0 आपके लिए लॉन्च हो चुका है। ये एक सिंगल बैच होता है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड लाइव सब इसमें मिलता है, लेकिन ये एक ही एग्जाम के लिए होता है बस। महापैक से इसका ये अंतर है। ये जैसे एग्जाम खत्म होता है आपका पूरा पेपर जैसे समाप्त हो जाएगा, इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। महापैक में वैलिडिटी बनी रहती है। अगर आप महापैक लेते हैं तो ये बैच उसमें एडेड होता है, ये आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा। मतलब ये नया बैच भी उसमें आपको उसी कॉस्ट में मिलता है। क्लियर है दोस्तों इतनी बात? अगर आपका कोई एक ही विषय रुका है या 1-2 पेपर ही रुका, आप सिंगल पेपर ही लेना चाहते हैं आपका, क्योंकि वही एक पेपर रुका है, तो चारों कंपलसरी पेपर यहाँ सिंगल पेपर के रूप में भी अवेलेबल है। इलेक्टिव पेपर की अगर हम बात करें तो इलेक्टिव पेपर हम 4 आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जैसे मैंने पीछे बताया, एचआरएम, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग। अगर आप महापैक लेते हैं तो महापैक में आपको इलेक्टिव पेपर अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। बाकी बैचेस में आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बाकी में आपको अलग से लेना पड़ता है इलेक्टिव पेपर। ये इसलिए अलग से क्योंकि कई सारे लोगों का इलेक्टिव पेपर हो चुका होता है, तो फिर उनको लेने की आवश्यकता नहीं होती। जिनका बच्चा सिर्फ वही लेते हैं। अगर आप महापैक लेते हैं तो ये आपको अलग से नहीं लेना होगा। कुछ भी आप और मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। ये आपके लिए ही डेडिकेटेड ग्रुप है। क्यूआर कोड को स्कैन करने में कोई दिक्कत आ रही तो आप टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम पर, आप इस माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। सीआईबी में मैं आपका 2 पेपर डील करता हूं। एक है आपका 4th कंपलसरी पेपर जो बीआरबीएल है, और आपका एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इलेक्टिव पेपर। इन दोनों पेपर पर मेरी आपसे बातचीत होती है। इस एग्जाम के विषय में, कंपटीशन के विषय में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, इन दोनों विषयों पर कोई भी बातचीत आपसे करनी है तो आप मुझसे इस ग्रुप पर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। कल हमारी मुलाकात वापस होगी नए मुद्दे पर। क्लियर है बाबू? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।